अस्सलाम वालेकुम। मीर और सौदा का दौर। मोहम्मद रफ़ी सौदा 1706 में पैदा हुए और 1781 में उन्होंने वफ़ात पाई, जबकि मीर तकी मीर 1722 में पैदा हुए और 1810 में उन्होंने वफ़ात पाई। तो इस तरह मोहम्मद रफ़ी की जो पैदाइश है 1706 और मीर तकी मीर की वफ़ात 1810, 1706 से लेके 1810, 104 साल का ये जो दौर है मीर और सौदा का दौर कहलाता है। एहाम गोई के रद्द अमल का दौर कहलाता है। उर्दू अदब की तारीख़ में उर्दू अदब का सुनहरी दौर कहलाता है। इस दौर की खसूसियात क्या थीं, ज़ुबान में क्या क्या तब्दीलियाँ आईं और ज़ुबान ने कैसे एक नई करवट ली, इस हवाले से हमें इस दौर की एक फ़ारसी नसर मिलती है जो शाह हातम ने दीवान ज़ादा के दबाचा में लिखी। इससे हमें पता चलता है कि उस दौर में ज़ुबान ने किस तरह नया रंग रूप अपनाया। तो आइए वो पढ़ते हैं कि उन्होंने उसमें क्या लिखा और ज़ुबान को किस तरह से नया रंग दिया। वो लिखते हैं कि अब हर इलाके की ज़ुबान के अल्फाज तर्क करके आम फ़हम अरबी फ़ारसी अल्फाज और रोज़मर्रा शाहजहाँ आबाद के इस्तेमाल से नया मेयार मुकर्रर हुआ है। इनके अलावा चंद और बातों का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। नंबर 1, रेहता में फ़ारसी के फ़ेलो हरफ मसलन दर, बर, अज़, ओ वगैरह को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। नंबर 2, अरबी व फ़ारसी अल्फाज को सेहत इमला के साथ लिखना चाहिए। मसलन तस्बीह को तस्बीह या सही को सही लिखना दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, मुतहरक अल्फाज को साकन और साकिन को मुतहरिक, मसलन मरज़ को मरज़ या गरज़ को गरज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। हिंदवी बाका के अल्फाज मसलन नैन, जग, नत, बसर, मार, मुआ, दर्स, सजन, मन, मोहन वगैरह को शायरी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 5, पर के बजाय पे, यहाँ के बजाय यहाँ, वहाँ के बजाय वहाँ का इस्तेमाल शायरी में ऐब है। ज़ेर, ज़बर, पेश के अल्फाज को काफ़िया बनाना या फ़ारसी काफ़िए को हिंदी काफ़िए के साथ बांधना, जैसे बोला का काफ़िया घोड़ा, सर का काफ़िया दड़ लाना दुरुस्त नहीं है। नंबर 7, अलबत्ता हाय होज़ को अलिफ से बदलने की इजाज़त है, क्योंकि आमो हाथ सब इसी तरह बोलते हैं। मसलन बंदा को बंदा, पर्दा को पर्दा, शर्मिंदा को शर्मिंदा वगैरह। नंबर 8, रोज़मर्रा और मुहावरे की गलती या फसाहत की हिलावर्जी किसी तरह जायज़ नहीं है। मीर और सौदा का दौर सियासी तौर पर मुग़ल हुकूमत के ज़वाल का दौर है। औरंगज़ेब आलमगीर से लेके अकबर सानी तक 9 बादशाहों पर यह दौर मुहीत है, जबकि इस दौर के काबिल ज़िक्र शुआरा में ख्वाजा मीर दर्द, मीर हसन, इनामुल्लाह यकीम, मिर्ज़ा मज़र जाना और शाह हातम वगैरह के नाम ज़्यादा नुमायाँ हैं। इस दौर की अगर शायरी का मजाज देखा जाए तो इश्क हमें अपने पूरी आबोता पूरे अरूज पर नज़र आता है, चाहे इश्क हकीकी हो या चाहे इश्क मजाजी हो। इस दौर की शायरी में हमें महबूब बड़ा संग दिल, जालिम और बेरहम देखने को मिलता है, जबकि आशिक सुलगता हुआ, तड़पता हुआ और बड़ा मजलूम दिखाया गया है। जबकि जो रकीब है उसको वो हर चीज़ मैसर है जो आशिक चाहता है, विसाल हो या दीदार हो, वो रकीब को मैसर है और आशिक को मैसर नहीं है। इस दौर की एक और बड़ी खसूसियत जो हमें मिलती है वो है मर्द परस्ती, यानी कि छोकरों के साथ इजहार मोहब्बत करना। ये जो अदा है ये फ़ारसी अदब से उर्दू अदब में आई, क्योंकि फ़ारसी में महबूब के लिए मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, तो वही शुआरा ने फिर उर्दू में भी मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया और मर्द परस्ती का इस तरह एक रुझान चल निकला जो कि अब मतरूक हो चुका है। इसके अलावा इस दौर की शायरी का जो मजाज है वो मजहबी नहीं है, ना से वाइज वगैरह पे शुआरा ने चोटें की हैं। अगर असनाफ की तरफ से देखा जाए तो इस दौर में असनाफ ने अपने इर्तिका की जो मनाजिल हैं बड़ी तेज़ी से तय की हैं, चाहे मरसिया हो, गज़ल हो, कसीदा हो,
واسوخت ہو، شہر اشوب ہو یا مثنوی ہو۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک اصناف ادب جو ہے، جو شاعری کی اصناف ہیں، انہوں نے کس طرح اس دور میں پروان چڑھی۔ تو سب سے پہلے غزل، قصیدہ، مثنوی اس دور میں ارتقاء کی منازل طے کر رہے تھے، جبکہ مرثیہ پر اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ گو کہ میر نے بھی مرثیے لکھے، ہاں البتہ مرزا محمد رفیع سودا نے مرثیے میں خاص کام یہ کیا کہ قصیدے کی تشبیب کو مرثیے میں شامل کر دیا، جو کہ آج بھی اس کا حصہ ہے اور چہرہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح اس دور کی جو ایک اور بڑی خصوصیت ہے، تذکرہ نویسی۔ اس دور میں بہت زیادہ تذکرے لکھے گئے، گو کہ وہ زیادہ تر فارسی میں لکھے گئے، اور چند ایک اردو جو شعراء تھے ان کا ذکر اور ان کا کلام اردو میں ہمیں ملتا ہے۔ جبکہ غزل میں میر تقی میر، اس کے علاوہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آگے بات بڑھاتے ہیں۔ مثنوی بہت زیادہ لکھی گئی میر تقی میر نے، میر حسن نے، اور میر حسن کی جو سب سے آخری مثنوی تھی سحر البیان، اس کا آج بھی نام ہے، تو یہ بھی اس دور میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ اگر قصیدہ دیکھا جائے تو قصیدے میں مرزا محمد رفیع سودا گو کہ اس دور کے جو حالات تھے، امارا بادشاہ انحطاط اور زوال کا شکار تھے، لیکن پھر بھی وہ شعراء کو کچھ نہ کچھ وظائف وغیرہ مہیا کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے قصائد وہاں لکھے گئے، اور مرزا محمد رفیع سودا بہترین قصیدہ گو شاعر کے طور پر ابھرے۔ اس دور کی جو ایک اور بہت نمایاں صنف ہے وہ ہے ہجو۔ جتنی ہجو اس دور میں لکھی گئی، نہ اس سے پہلے لکھی گئی اور نہ اس کے بعد ابھی تک اتنی ہجو لکھی گئی ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کی ایک ہجو تضحیک روزگار پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور آج بھی جو اس کو پڑھتا ہے تو وہ شاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کی ایک اور بہت اہم صنف شہر اشوب۔ تمام شاعروں کو تقریباً ایک جیسے حالات کا سامنا تھا۔ اس دور میں سب سے پہلا جو شہر اشوب لکھا گیا 1728 میں شاہ حاتم نے لکھا، اور اسی طرح اس دور میں سب سے پہلا واسوخت بھی شاہ حاتم نے 1726 میں لکھا۔ واسوخت غزل کا متضاد ہوتا ہے، جس میں شاعر اپنے محبوب سے تنگ آ کے، اس کی بے دلی، سنگ دلی سے گھبرا کے، اس سے مایوس ہو کے اس کو جلی کٹی سنا دیتا ہے۔ تو واسوخت بھی اس دور میں لکھی گئی۔ تو اس طرح جب مجموعی طور پہ ہم اس دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دور اردو ادب، اردو تاریخ کا سنہری دور نظر آتا ہے۔